आज थोड़ा लेक्चर लेट से स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा देर तक चलेगा, ऑलमोस्ट 9 o'clock। तो आप थोड़ा उसी हिसाब से प्रिपेयर होके बैठिएगा। सो 9 o'clock तक ये लेक्चर चलेगा, अच्छे से मैं वापस बता दे रहा हूँ। सो हम कल सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कहाँ तक आए थे वो देख लेते। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन के जो यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, उसकी बात हमने कंप्लीट कर ली थी। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कौन से क्वेश्चन से पढ़ने वाले? क्वेश्चन नंबर 8। तो उस हिसाब का प्रिपरेशन करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ध्यान दीजिएगा। ओपी सिलेबस बोलो। चलो ध्यान दो। सो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द लिक्विड सॉल्वेंट। किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हमें एक्सप्लेन करना है। वैसे सॉल्यूशन के 9 टाइप्स है जो हमने कल पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर स्पेशली हम लिक्विड सॉल्यूशंस की ज्यादा बात करने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज नथिंग बट मिक्सचर maximum amount that can be dissolved in the specified amount of solvent at a specified temperature. What happen? मान लो कि आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास विद द फुल ऑफ वाटर। ओके, आपके पास एक ग्लास है जो वाटर से पूरा भरा हुआ है। देन आप 1 by 1 एक स्पून शक्कर उसके अंदर डालते जा रहे हो, शुगर, एंड उसको हिलाते स्टीर करते जा रहे हो। जैसे आप ये चीज कर रहे हो, पहले 1 चम्मच शुगर इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, वो मिक्स हो जाए वाटर के साथ। फिर आप दूसरा चम्मच डालोगे, वो हो जाएगा। फिर आप थर्ड डालोगे, और जो आप टाइम भी अगर नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि पहला चम्मच कंप्लीटली अगर सॉल्युबल है तब जाके आपको सेकंड चम्मच शुगर डालना है, सेकंड स्पून शुगर डालना है, बाकी नहीं डालना है। गॉट इट? सो आप कंप्लीटली 1 सॉल्युबल होने के बाद सेकंड स्पून शुगर ऐड कर रहे हो, वो अगर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, एंड देन आपको थर्ड स्पून ऑफ शुगर ऐड करना है। गॉट इट? सो लेटर ऑन क्या होगा, जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे तो जो स्पून शुगर था वो डिजोल्व होने में टाइम बढ़ता दिखेगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शुगर आपने ऐड की है वो डिजोल्व ही ना हो। जैसे कि हम घर पे शरबत बनाते हैं ना, तो एट लास्ट आपको कुछ चीनी बाकी बची हुई दिखेगी सॉल्यूशन के अंदर, है ना। उसको फिल्टर करके शरबत निकाल देते हैं, तो आपको लास्ट में दिखेगा कि कुछ शुगर है जो अभी भी बची हुई है, जो सॉल्युबल नहीं हुई है, डिजोल्व नहीं हुई है सॉल्यूशन के अंदर। यस और नो? कमेंट करो फटाफट से। सो दिस इज द थिंग बेटा, कि कोई भी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है, वो स्पेसिफाइड मैक्सिमम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। एंड दिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। हाँ, स्पेसिफाइड टेम्परेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर लोगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। जैसे कि आप वही अमाउंट ऑफ वाटर, जो ग्लास ऑफ वाटर था, उसको आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो अब उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और ये चीज की जाती है घर पे किचन के अंदर, चाशनी सिरप बनाते हैं ना हम गुलाब जामुन के लिए, तो वही किया जाता है कि गर्म करके वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया जाता है। सॉरी, गॉट इट? सो दिस इज द थिंग, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। दूसरी एक बात ये भी है कि अगर आप कोई भी लिक्विड ले लो और कुछ उसके अंदर कोई भी सॉलिड ऐड कर दो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो ही जाए। while sodium chloride and sugar dissolve readily in water. ओके, कोई भी सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, बट अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट NaCl। अगर आप शुगर की बात कर रहे हो, तो ये दोनों ऐसे सॉल्यूट है, दोनों ऐसे सब्सटेंसेस है जो फटाफट से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। नेफ्थेलिन एंड एंथ्रेसिन, दे आर नॉट ऑन द अदर हैंड। अगर आप एक साइड पे देखो
तो सोडियम क्लोराइड एंड शुगर जल्दी से वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे नेप्थेलिन है और एंथ्रेसिन है, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, याद रखना। दिस आर नॉट डिजोल्व इन द वाटर, वाटर के अंदर वो डिजोल्व नहीं होते हैं। नेप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन डिजोल्व रेडली इन अ बेंजीन, वो जल्दी से किसके अंदर डिजोल्व होते हैं? बेंजीन। बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। तो बात समझ में आई कुल मिला के? Sugar and sodium chloride dissolved in the water, whereas naphthalene and anthracene dissolved in a benzene. Sugar and sodium chloride does not dissolve in a benzene, whereas naphthalene and anthracene does not dissolve in water. जो वाटर में डिसॉल्व हो रहा था वो बेंजीन में नहीं हो रहा है, और जो बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा था वो वाटर में नहीं हो रहा है ना। जनरली क्या होता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर जल्दी से सॉल्युबल रहते हैं। वैसे सुगर इज नॉट आयोनिक, बट इट इज सॉल्युबल इन द वाटर, और जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। बेंजीन इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, सो इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट। ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है कि जो भी पोलर सॉल्यूट है, पोलर मतलब कि जिनके बॉन्ड में प्लस माइनस आता है, हमें पता है ना, पोलर सब्सटेंसेस, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंसेस, तो ये जो पोलर सब्सटेंसेस है दे आर डिसॉल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट, एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस सॉल्यूट्स जो है दे आर in a non-polar solvent. So polar dissolved in the polar one and non-polar solute in a non-polar solvent. In general, a solute dissolved in a solvent, solute जो है वो solvent के अंदर dissolved हो सकता है if intermolecular interactions are similar the two, or we may say like dissolve like. कहने का मतलब क्या है, वापस मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और अच्छे से समझना। सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा। कब? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर इन द टू, दोनों के अंदर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस जो है वो सेम होगा। और वी मे से दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। क्यों? नॉन पोलर के बीच का इंटरेक्शन सेम होगा। अगर ए एंड बी दो अलग अलग सब्सटेंसेस है और दोनों के बीच में, मानो कि ए के बीच में पोलर इंटरेक्शन है और बी के बीच में भी पोलर इंटरेक्शन है, तो ए एंड बी एक दूसरे को, मानो कि ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, तो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन पोलर था। दोनों का इंटरेक्शन क्या था? पोलर था। लेकिन अगर दोनों का इंटरेक्शन सेम नहीं है तो फिर वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होंगे नहीं। जैसे कि नॉन ए पोलर है और ए नॉन पोलर है तो इंटरेक्शन सेम नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो सॉल्यूट्स के एटम्स जो है या सॉल्यूट्स के जो पार्टिकल्स है उनके बीच का इंटरेक्शन, एटॉमिक इंटरेक्शन, और सॉल्वेंट के जो एटम्स है उनके बीच का इंटरेक्शन अगर सेम कैटेगरी का आता है तो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा हुआ कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि जो पोलर है वो पोलर को डिसॉल्व कर सकते हैं, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिसॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड्स के अंदर और धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, बढ़ने लगता है। गॉट इट? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉल्यूशन। इस प्रोसेस का नाम होता है डिसॉल्यूशन। Some solute particles in the solution collide with the solid solute particles and get separated out of the solution. तो सिंपल सा है, पहले आपने कुछ लिक्विड सॉल्वेंट लिया था, उसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉलिड सॉल्यूट जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया, जस्ट लाइक शुगर एंड वाटर। आपको कुछ नहीं दिखेगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर दिखेगा, एंड दैट इज द डिसोल्यूशन प्रोसेस, है ना। इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो हुआ उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब मानो कि सॉल्यूशन बन गया है, उसमें एक पार्टिकल सॉल्वेंट का है और एक पार्टिकल सॉल्यूट का है जो एकदम होमोजेनियस मिक्सचर पे बन गया है। तो ऐसे जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट पार्टिकल को टकराते हैं और टकराने के बाद खुद वापस सॉलिड बन जाते हैं। क्या बन जाता है? वापस सॉलिड बन के सॉल्यूशन में दिखने लगते हैं, दैट एंड सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से। इन शॉर्ट, सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब थ्रू आउट कंपोजिशन सेम दिखना चाहिए, जस्ट लाइक शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर को मिक्स करते तो कैसा होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, लेकिन वो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल को टकराने के बाद सेपरेट हो जाएगा एज अ सॉलिड। तो जस्ट लाइक वाटर प्लस सैंड, कैसे सैंड अलग दिखती है तो वैसे वो हो जाएगा।
इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. सो solid particles get separated out of the solution and this process is known as crystallization. क्लियर हो रहा है? यस और नो में मुझे रिप्लाई दीजिएगा ताकि मुझे पता चलता जाए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. A stage is reached when two process occurs at the same rate. अब ये जो दोनों प्रोसेसेस है, एक है डिसोल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन बनना, दैट इज डिसोल्यूशन, एंड सॉल्यूशन में से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बनना, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. ये जो दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस है वो साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होते रहती है. ओके, एंड एक ऐसा स्टेज आएगा कि दोनों का जो बनने का रेट है वो सेम हो जाएगा. इनिशियली क्या होता है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस का रेट ज्यादा होता है, क्रिस्टलाइजेशन का कम होता है. धीरे धीरे डिसोल्यूशन कम होता है, क्रिस्टलाइजेशन बढ़ने लगता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का रेट सेम हो जाएगा. मतलब कि जितने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं उतना ही सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल बन रहा है. यानी कि अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ना तो वो कम हो रहा है ना तो वो बढ़ रहा है. एंड दिस इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम स्टेज. इसको हम कौन सा स्टेज बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं. So under such a condition, the number of solid particle going in the solution will be equals to the solid particle separating out, and the state of dynamic equilibrium is reached. This is dynamic equilibrium. Equilibrium always dynamic होता है. Equilibrium पे पहुंच जाने के बाद ऐसा नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हो गया. इसमें क्या होगा कि आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, अब मानो कि सॉल्यूट, जितने सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, उतना ही सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल बन रहा है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है. दोनों प्रोसेस गोइंग ऑन है, मतलब कि डायनेमिक चालू है, मतलब कि डायनेमिक, लेकिन इक्विलिब्रियम है. क्यों? क्योंकि अगर 10 सॉलिड, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 सॉलिड पार्टिकल अगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए पर्टिकुलर टाइम में, तो उसी टाइम में सॉल्यूशन के अंदर से 10 पार्टिकल नए सेपरेट हो जाएंगे. इसलिए अब सॉलिड पार्टिकल का जो नंबर है वो चेंज होने वाला नहीं है. तो इक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन प्रोसेस इज स्टिल रनिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. वो इसको कैसे शो करेंगे? तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन. इक्विलिब्रियम्स के लिए दोनों टाइप का रिएक्शन आता है. फॉरवर्ड ये बता रहा है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, और ये रिवर्स वो बता रहा है सॉल्यूशन में से आपको सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलेगा. एट दिस स्टेज the concentration of solute in the solution will remain constant under the given condition. और given condition क्या होगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर. एंड रिमेंबर वन थिंग है ना, कि टेम्परेचर एंड प्रेशर में अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाता है, और इसीलिए यहां पे क्या हो गया कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो आपकी मेन कंडीशन हो गई. ओके, सिमिलर प्रोसेस is followed when the gases are dissolved in the liquid solvent. सेम प्रोसेस फॉलो की जाती है. अभी हमने सॉलिड प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन दिया, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा लिक्विड था और सॉल्यूट सॉलिड था. अगर हमारा सॉल्यूट गैस भी हो तो भी सेम प्रोसेस आएगा. ओके ओके. Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure, that is called saturated solution. हमने अभी बोला कि solubility क्या होती है? maximum amount of solute which can be dissolved in the particular solvent. अब उसके बाद आगे हम किसी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे जो भी सॉल्यूशन क्रिएट हुआ हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. An unsaturated solution is one which more solute can be dissolved at the same temperature. टेम्परेचर चेंज किए बिना उस सॉल्यूशन के अंदर और अगर थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड करें और वो डिसॉल्व हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था. क्योंकि एक बार सैचुरेशन स्टेज पे पहुंचने के बाद हम अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है, डिसॉल्यूशन प्रोसेस नहीं होने वाला है, वो सॉल्यूबल नहीं हुए बिना ही बाकी रहेगा सॉल्यूशन के अंदर. इसलिए हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाता है उसके बाद सॉल्यूट जो है वो कम नहीं होता है, ना तो वो बढ़ता है. हाँ, अगर आप बाहर से ऐड करते जाते हो तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, अदरवाइज उसका अमाउंट जो है वो कम नहीं होने वाला है. तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहा हुआ जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, and contains maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent. Thus, concentration of solute in such a solution is its solubility.
तो यहाँ पे अब जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगा वो और कोई नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप जो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो दैट इज सॉल्युबिलिटी। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी ही वही था ना कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम बोलते थे सॉल्युबिलिटी। Earlier we have observed that solubility of one substance into another depends on the nature of substances. अभी हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था कि भाई NaCl है, यानी कि सॉल्ट है, शुगर है, वो इजीली रेडली डिसॉल्व इन द वाटर, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एथ्रेसिन, नैप्थेलिन, ये जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो सॉल्युबिलिटी है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस हम यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, उनके नेचर्स पे वो डिपेंडेबल है। इन एडिशन टू दिस वेरिएबल टू अदर पैरामीटर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो कंट्रोल दिस फिनोमिनन। एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंसेस तो हुआ ही हुआ, साथ में इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे जो क्रिएट होता है कॉन्सेंट्रेशन, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम में वेरी विद द प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर लोगे, अगर आप प्रेशर चेंज कर लोगे, तो आपका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगा और इसीलिए सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगा। गॉट इट? सो इस फिनोमिनन को कौन कंट्रोल कर सकता है? टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। ओके, जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके थ्रू इफेक्ट होता है? तो अभी हमने देखा कि ये जो सॉल्युबिलिटी है उसको कौन कौन इफेक्ट कर सकता है। तो हमने देखा कि दिस सॉल्युबिलिटीज डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सब्सटेंसेस, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी वो डिपेंडेबल रहता है, जो हमने ऑलरेडी बात कर दी। ओके, कि कुछ जैसे सोडियम क्लोराइड, sugar can dissolve in the water readily, but naphthalene and anthracene does not. Naphthalene and anthracene readily dissolve in a benzene, but sugar and sodium chloride is not. So A हो गया आपका nature of substance. दूसरा पैरामीटर जो था that is effect of temperature. The solubility of the solid in the liquid significantly affected by the temperature changes, and this being dynamic equilibrium must follow which principle? जब भी कोई इक्विलिब्रियम वाली बात आती है तो समझना है कि उसमें ल सैटेरियल प्रिंसिपल आएगा। वैसे हमने पढ़ा नहीं है, पर फिर भी ल सैटेरियल प्रिंसिपल बहुत ही इजी है, जो 11th में आ गया 7 चैप्टर इक्विलिब्रियम में। बट फिर भी नहीं जानते हो तो इतना समझ लो कि ल सैटेरियल प्रिंसिपल ऐसा बताता है, जब भी किसी इक्वेशंस को या किसी मतलब कि किसी रिएक्शन को आप इक्विलिब्रियम स्टेज से डिस्टर्ब करते हो बाय अप्लाइंग द बाय वेरिंग द टेम्परेचर, बाय वेरिंग द प्रेशर, तो वो वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने का ट्राई करता है। जब किसी भी इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्बेंस करते हो बाय वेरिंग द टेम्परेचर, बाय वेरिंग द प्रेशर, देन वो अगेन इक्विलिब्रियम को अटेंड करने का ट्राई करता है। दिस इज नथिंग बट विच प्रिंसिपल? ल सैटेरियल प्रिंसिपल. So the solubility of the solid in a liquid is significantly affected by the temperature changes, and this being dynamic equilibrium must follow which law? Le Satirial principle. जैसे कि solute जो है वो solid है, solvent जो है वो liquid है, और आपका जो solution बनेगा, इस solution पे ये जो process है जनरली, ये जो process है that is in general, if nearly saturated solution, then dissolution process is which process? Endothermic process. Listen, कि अगर मान लो कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, तो इस टाइम पे जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की सॉल्यूशन वाला जो प्रोसेस है विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट सप्लाइंग रिएक्शन. वी हैव टू सप्लाई हीट. क्यों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जितना मैक्सिमम सॉल्यूट उसके अंदर सॉल्यूबल होने वाला था, डिसॉल्व होने वाला था, वो हो गया है. अगर मान लो कि हमें अगेन थोड़ा और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करना है, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी. हमें एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी देना है, हीट एनर्जी देना है, हीट करना पड़ेगा. इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ. और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनके लिए एंथैल्पी चेंज समझते जाना. एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा एच बोलते हैं. दैट शुड बी अ नेगेटिव, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, एंड मींस डेल्टा एच इज नेगेटिव, विच इंडिकेट्स दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडो से उल्टा नॉन एंडोथर्मिक, while delta H greater than 0 मतलब delta H पॉजिटिव. फॉर विच रिएक्शन?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, दिस इंडिकेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि नॉन एंडोथर्मिक. वाइल ओके, ओके, यहाँ पे एक गलती हुई, माय मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी. ये जो वर्ड्स है ना, यहाँ पे एक गलती है और मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें थोड़ा सा गलती है. मैं बता देता हूँ. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती है, लिबरेट होगी. हाँ, सेचुरेटेड के बाद देनी पड़ती है. हमें सेचुरेटेड के बाद नहीं सोचना है. नियरेस्ट टू द सेचुरेट, तो सेचुरेटेड गेन करने से थोड़े पहले सोचना है. जहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड सॉल्यूशन बनाते. तो इस केस के अंदर एनर्जी लिबरेट होगी. तो ये जो रिएक्शन है ना, ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच लेस देन 0 होता है ना. तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी और मैंने उसी हिसाब से समझा दिया, तो दैट इज द माय मिस्टेक. तो मैं यहाँ पे करेक्शन करके देता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, यानी कि लेस देन 0 होता है, डेल्टा एच नेगेटिव. दिस इंडिकेट विच रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो यहाँ पे द प्रोसेस, यहाँ पे इज एक्सोथर्मिक करके लिखो, यहाँ पे तक खत्म हो जाता है. या तो फिर ऐसा लिखो, द प्रोसेस हैज डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव, दिस इंडिकेट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब जो एक्सोथर्मिक होता है वो नॉन एंडोथर्मिक होता है. बहुत बात फिक्स ही हो गई. बट अगर मानो कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता, डेल्टा एच पॉजिटिव होता, तो वो कौन सा रिएक्शन होता? एंडोथर्मिक. और जो एंडोथर्मिक होता है वो नॉन एक्सोथर्मिक होता है. इसका मतलब क्या हुआ? हीट लिबरेट हो रही है. हीट क्या हो रही है? लिबरेट. सो द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर. और इसके लिए आपका रिएक्शन जो है वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगा जब आप क्या कर रहे हो? हीट इंक्रीज कर रहे हो, राइज इन टेम्परेचर. एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज. ओके, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा. कैसे? मैं समझा दे रहा हूं. कॉन्सेप्ट को समझ के जाइएगा कि द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच लेस देन 0 होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है. मैं वापस समझा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए आपके दिमाग में. और अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है. अब खास करके जब आप सॉलिड सॉलिड प्लस लिक्विड इक्वल्स टू सॉल्यूशन लेते हो, तो कुछ सॉलिड के लिए ये जो प्रोसेस है वो आपका एंडोथर्मिक हो जाता है और कुछ कुछ सॉलिड के लिए ये आपका एक्सोथर्मिक हो जाता है. एंडोथर्मिक में हमें हीट देना पड़ता है एंड दैट्स व्हाई इंक्रीज इन टेम्परेचर इज हेल्पफुल. हीट देना है मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी हीट अंदर जाएगी ना. और इसीलिए अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो, ये रिएक्शन जो है वो जल्दी होगा, आपको ज्यादा सॉल्यूशन मिलेगा. अगर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका हीट लिबरेट होता है, बाहर निकलता है. तो आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा बाहर का. तो बाहर का टेम्परेचर जितना कम कर देंगे उतना ज्यादा हीट बाहर निकल जाएगा, उतना ही रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा. तो इसीलिए यहां पे स्टेटमेंट ऐसा बोला गया है कि द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर. वो किसके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए. किसके लिए? एक्सोथर्मिक, सॉरी माय मिस्टेक, एंडोथर्मिक के लिए. तो द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक. बट मान लो कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकल है, तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा. बट स्टिल अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज. गॉट इट? सो दिस इज द थिंग. अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट बाहर निकल रहा है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा, तभी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा. बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट इन करना है, तो डेफिनेटली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा हीट इन होगी, तभी आपका टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगा. तो सिंपल सा है. अगर मुझे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी. टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज. सॉल्युबिलिटी इंक्रीज फॉर विच रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज फॉर विच रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. समझ में आया? यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा. सो दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. So pressure does not have any significant effect on the solubility of solid in liquid. Solid plus liquid कर रहे हो तो solid हो या liquid, उन पे प्रेशर का ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है. प्रेशर का सबसे मैक्सिमम इफेक्ट होता है गैस पे. किस पे होता है? गैस पे.
तो सॉलिड एंड लिक्विड्स पे ज़्यादातर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, एंड दैट्स वाई प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल. क्योंकि आपको पता है ना, सॉलिड में तो एटम एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, बीच में जगह ही नहीं होती. लिक्विड में होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी गैस में होती है, और इसलिए गैस में यहाँ पे हम प्रेशर दे तो वॉल्यूम कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड के केस में ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं है. इसीलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड मोस्टली क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर. अगर प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो ज़्यादा उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, अनअफेक्टेड रहते हैं. सो दिस इज द थिंग. अप टू नाउ किसी को कोई डाउट? ये हमने सॉलिड सॉल्वेंट प्लस लिक्विड, माय मिस्टेक, सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, उसके थ्रू जो भी सॉल्यूशन बनने वाला था उसी की बात की, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया, एंड सॉल्युबिलिटी को कौन कौन अफेक्ट करता है, तो दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हमने एक्सप्लेन किया, और नेचर ऑफ सब्सटेंस को भी साथ में हमने एक्सप्लेन कर लिया. ओके, एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन को हमें एक्सप्लेन करना है बाय विच सॉल्यूट, गैसियस सॉल्यूट, एंड दूसरा कौन सा सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट. ये दोनों से हमने उसको एक्सप्लेन करना है. गॉट इट? तो लिक्विड सॉल्वेंट तो एज इट इज है, लेकिन आगे था सॉलिड सॉल्यूट के लिए क्या थ्योरी. तो याद रखना एग्जामिनेशन में कौन सा पूछा गया, सॉलिड पूछा गया तो अभी हमने जो थ्योरी पढ़ा वो, गैसियस सॉल्यूट पूछा गया तो अब जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो. सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना गैस हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी. वही होगा सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन, चाहे वो सॉलिड सॉल्यूट हो या गैस सॉल्यूट हो, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर. बट यू कैन सी यहाँ पे एक नया वर्ड्स आ गया. जब सॉलिड था तो हमने स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिखा था. क्यों? क्योंकि सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जो हमने लास्ट के सेंटेंस में स्पेसिफाई किया. बट जब गैस आ जाता है तो गैस पे टेम्परेचर का तो इफेक्ट होता ही है, साथ में प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर. ओके, जैसे हम एक गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 3 कैटेगरी तो आएगी ही आएगी. तो जैसे पहला आता है नेचर, और नेचर से बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व ओनली इन अ स्मॉल एक्सटेंट ऑफ वाटर. इट इज दिस डिजोल्व ऑक्सीजन विच इज सस्टेन द एक्वेटिक लाइफ. वाटर के अंदर काफी कम अमाउंट का ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, लेकिन यही एक डिजोल्व ऑक्सीजन है जो एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है. ऑन द अदर हैंड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विच इज नथिंग बट HCl गैस, दैट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. ये जो गैस है वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर. Solubility of the gases in the liquid is greatly affected by pressure and temperature. तो ये अमाउंट, ये हो गया सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस. O2 कम सोल्यूबल है, HCl ज्यादा सोल्यूबल है. ये सोल्यूबिलिटी जो है पर्टिकुलर सॉल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर, वो डिपेंड्स रहती है नेचर पे. किस पे डिपेंड्स रहती है? नेचर पे. ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन अ लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी, ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉरी, ये हो गया हमारा वन टाइप ऑफ सिस्टम. यहां तक हमने लिक्विड रखा हुआ है, और लिक्विड आपको पता है नीचे ही रहेगा ना, बॉटम ऑफ द वेसल्स. लेकिन ये जो डॉट 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 है ना, वो सारे गैसियस पार्टिकल है. जो गैसियस पार्टिकल इस लेवल के नीचे, वो सारे सोल्यूबल हो चुके हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हो चुके हैं, मतलब कि लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो चुके हैं. और जो यहाँ पे घूम रहे हैं ना, वो ऐसे फ्री है, जो सोल्यूबल नहीं हुए. और ये हमने प्रेशर लगाया हुआ है, पिस्टन से वेट डाला है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर लग रहा है. अगर मैं वेट बढ़ा देता हूं तो प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो स्पेस था, फ्री स्पेस, वो कम हो जाएगा, इतना हो गया. तो यहाँ पे ज्यादा स्पेस में कम पार्टिकल्स, यहाँ पे कम स्पेस में ज्यादा पार्टिकल. यहाँ से इसीलिए जो भी पार्टिकल जो फ्री स्पेस में थे वो अंदर चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर. देखो, लिक्विड लेवल या वाटर लेवल को कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का, तो वो तो वैसे का वैसा रहा. लेकिन यस, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूबल थे वो कम थे, जो यहाँ पे बढ़ गए. मतलब कि अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. बात समझ में आई? यस और नो? यूट्यूब पे कोई कमेंट नहीं कर रहा है, देख तो रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहा है. अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, और फेसबुक पे आपके कमेंट जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ, वहाँ पे भी 4 ही कमेंट है.
क्या इश्यू है? कुछ दिख नहीं रहा। ओके, समहाउ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपकी कमेंट्स। ओके चलो, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। वही हमने पढ़ा था ना, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर लेते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करके देगा आपको। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस इन अ ओके, फेसबुक के कमेंट मैंने सिस्टम से जाके पढ़े तो मुझे समझ में आ रहा है कि जोशी, ब्रज, आरती, ओके एंड हेतवी इज देयर, लेकिन यस और नो के 2-3 लोगों के ही कमेंट है। ओके, ऐश्वर्या का कमेंट अभी यूट्यूब पे आया, सही है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो अभी हमने देखा कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस इन अ सॉल्वेंट कंसीडर अ सिस्टम एज शोन इन द फिगर। द लोअर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड अपर पार्ट ऑफ द गैसियस सिस्टम एट द प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। ये जो पहला फिगर है, ये लोअर पार्ट हो गया सॉल्यूशन का और अपर पार्ट हो गया सिर्फ सॉल्यूट का। एट अ प्रेशर P हमने W1 के अकॉर्डिंग, W1 लोड है उसके अकॉर्डिंगली ये हम पिस्टन मान लेते हैं, उसके थ्रू नीचे की ओर कितना प्रेशर लग रहा है, P। टेम्परेचर कितना है, T है। Assume these systems to be a state of dynamic equilibrium। यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि जितना मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी मिलना था वो मिल चुका है। अब जो है ना, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। नाउ अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लिविंग द सॉल्यूशन फेस इज सेम। इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहाँ से जो भी गैसियस पार्टिकल है नीचे की ओर जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, ओके उतने ही गैसेस ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर निकल के इसमें आ जाएंगे गैसेस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। गॉट इट? सो कहने का मतलब डिसोल्यूशन का यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन नहीं बोलेंगे। गॉट इट? क्रिस्टलाइजेशन तब बोलते हैं जब सॉलिड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट डिसोल्यूशन प्रोसेस, सॉल्युबल होने का प्रोसेस और उसका ऑपोजिट प्रोसेस बोथ सेम रेट पे हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। आगे बात करते हैं। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। जो सेकंड फिगर था हमने उसमें W1 की जगह पे W2 एंड W3 वेट्स भी ऐड कर लिया था, तो मतलब हमने नीचे की ओर प्रेशर इंक्रीज कर लिया। सो नाउ इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फेस by compressing the gas to a smaller volume, and this will increase the number of gaseous particle per unit volume over the solution and also the rate at which gaseous particle are striking the surface of the solution to enter it। वापस बता रहा हूं, हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, उससे क्या हुआ, इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट एट विच गैसियस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज दिस लाइन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, दैट इज द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ये जो लाइन है दैट इज सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, मान लो कि सेम है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है और यहाँ पे वॉल्यूम कम है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे पर वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, इसलिए ये जो है ना, इस सरफेस को स्ट्राइक करने वाले पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा। किसके कंपेयर में, ए फिगर के कंपेयर में। एंड जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस सरफेस को ज्यादा स्ट्राइक कर लेंगे बेटा, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई सॉल्यूशन के अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एंड सो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, the solubility of the gas will increase until the new equilibrium is reached, resulting is
in increasing the pressure of the gas above the solution, thus the solubility increase। तो इस तरह से हमने देखा उसी दो फिगर को एक्सप्लेन करके कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, solubility of the gases in liquid decrease with increase in temperature। समझना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, solubility of gases in liquid, लिक्विड के अंदर का जो solubility है वो डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करके उसके साथ वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। when the gases are dissolved at the time they are in a liquid phase, phenomenon of dissolution is called condensation। ओके, समझते जाना क्या बात हो रही है। तो जो डिसोल्यूशन फिनोमिनन था जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहे थे, अब पर्टिकुलरली गैस जब लिक्विड के अंदर मिक्स होता है तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन अ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। उस पर हम पढ़ने वाले अभी हेनरीज लॉ, है ना, समझते जाना। व्हेन द गैसेस आर डिसॉल्व्ड एट दैट टाइम दे आर इन अ लिक्विड फेज। जब गैसेस जो है वो डिसॉल्व हुए थे तब वो कौन से फेज में थे, लिक्विड फेज में। एंड दैट्स वाई जो डिसोल्यूशन का फिनोमिनन है उसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, कंडेंसेशन। इन दिस रिएक्शन हीट प्रोड्यूस, और जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, गैस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होता है मतलब कि हीट बाहर निकलता है। हीट बाहर निकलना रिएक्शन में से मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना। आगे सिखा चुका हूं। ओके, सो डिसोल्यूशन प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक इन नेचर, एंड सो ऑन अ इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी गोइंग टू बी डिक्रीज। तो बहुत ईजी हो गया ना, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा हाँ या ना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड एक्सप्लेन द हेनरीज लॉ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है, रेडी, वो हेनरीज लॉ है जो मैंने अभी जिक्र किया था कि हेनरीज लॉ मैं सिखाऊंगा। आईएमपी क्वेश्चन है चैप्टर का, अच्छे से समझते जाइएगा, है ना। आईएमपी क्वेश्चन है थ्योरी वाइज एज वेल एज न्यूमेरिकल वाइज। ऑल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। सो हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशंस बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। हमने यहाँ पे गैसेस की बात करनी है, गैस जो सॉल्यूट के तौर पे है एंड सॉल्वेंट जो लिक्विड है, और फिर सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो गैसेस है वो लिक्विड के अंदर जब सॉल्युबल होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर के साथ कैसे वेरी करती है, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी था वो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने किया था, हेनरी ने किया था। किसने किया था, हेनरी ने। सो हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशंस बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट which is known as Henry's law, जिसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, Henry's law। ओके, एंड द लॉ स्टेट दैट, लॉ जो है वो क्या बता रहा है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ओके, जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी टू होता है किसको, प्रेशर ऑफ गैस। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, और इसी स्टेटमेंट पे हम धीरे धीरे करके जाने वाले हैं। वापस एक बार स्टेटमेंट समझ लो, सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, प्रेशर ऑफ गैस। मतलब कि अगर आप गैस पे प्रेशर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और वो उसका सीधा इलिस्ट्रेशन है ये फिगर जो हम पढ़ के आए। हमने जैसे प्रेशर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। लॉजिकली हमने पढ़ा था कि यूनिट वॉल्यूम में जो सॉलिड पार्टिकल थे वो बढ़ गए, इसलिए सरफेस से स्ट्राइकिंग रेट बढ़ जाएगा, और उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना स्ट्राइकिंग रेट बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीचे की ओर घुस जाएंगे, तो वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आई यहाँ तक। If we use the mole fraction of the gas in the solution as a measure of its solubility. Now solubility यानी कि maximum amount of solute that can dissolve in the particular solvent. Okay, तो solubility is nothing but amount of solute in a particular solvent, that means की concentration, और concentration के हमने काफी सारे units previous lecture में देखे थे। तो out of those unit हम किसी एक concentration के unit को पकड़ लेते हैं, तो हमने उसमें पकड़ा था मोल, उसमें से पकड़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन को। इन शॉर्ट हेनरी ने भी मोल फ्रैक्शन को ही लिया था, इसलिए हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से स्टडी करेंगे। क्यों मोल फ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हेनरी ने स्टडी किया था ना उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तब भी उन्होंने मोल फ्रैक्शन को लिया था। तो इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन एज अ मेजर्स ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, देन इट कैन बी सेड दैट
कि जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी की जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of the gas over the solution. The most commonly used of Henry's law states is that, तो एक स्टेटमेंट था, हमने सॉल्युबिलिटी की जगह पे मोल फ्रैक्शन को लिया तो हमारा स्टेटमेंट ए निकल के आ गया। अब जो कॉमनली स्टेटमेंट है वो ऐसा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज, गैस जो है ना वो दोनों फेज में है, एक तो वेपर फेज जो सॉल्युबल नहीं हुआ है, और दूसरा जो है वो लिक्विड फेज में है, जो लिक्विड के साथ मिक्स होकर सॉल्यूशन के अंदर है। तो हमें किसका पार्शियल प्रेशर लेना है? जो वेपर फेज में है, जो सॉल्यूट के तौर पे है। अगर इस फिगर की बात करें तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन है जो सॉल्यूशन का नहीं है, ये सब वाटर लिक्विड का सॉल्यूशन है, लाइन से नीचे वाला, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है आपका वेपर फेज, और उसका हमें पार्शियल प्रेशर लेना है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम बोल रहे थे मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ वेपर। अब हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो गैस है और गैस का जो मोल फ्रैक्शन है, वो मोल फ्रैक्शन जो अनसॉल्युबल गैस है उसके पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। ऐसा जो रिलेशन है वो क्वांटिटेटिवली स्टडी करके हेनरी ने हमें दिया था। अब अगर हम क्या करें, उसको एक्सप्रेस करने की बात आती है तो हम लिखेंगे P proportional to mole fraction X, and that's why partial pressure P equals to KH into X। जब हम प्रोपोर्शनलिटी दूर करते हैं और इक्वल्स टू रखते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट हेनरीज कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट हो गया? हेनरीज कांस्टेंट। गॉट इट? चलो, गुड, थैंक यू जितेंद्र। यस, है ना, एग्जाम डेट, यस, ये चीज़ तो बताना ही है मुझे कि एग्जाम डेट जो है आपकी 1 जुलाई डिसाइड हो चुकी है। 1 जुलाई से 12th वालों की एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी, अभी भी 1 मंथ है ना, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वेयर KH जो हमने लिखा था दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस versus mole fraction of the gas in the solution, then we should get the plot of the type as shown in the figure। हमें ऐसा फिगर मिलेगा। अब you can see over here कि ये जो इक्वेशन है that is equals to y equals to mx plus c टाइप। सो y एक्सिस पे क्या आएगा? प्रेशर। x एक्सिस पे क्या लेना है? मोल फ्रैक्शन। प्लस कुछ नहीं है, मतलब जीरो। जब ये है ना, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करता हुआ ग्राफ इस फॉर्म में होगा, y equals to mx plus c, जो आपने स्टैंडर्ड 10th में 2 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ा था ना, उसी टाइप का है। y इक्वल्स टू mx प्लस c जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए लाइन ए y एक्सिस पे आएगा, ए x एक्सिस पे आएगा, ए उसका स्लोप हो गया, लाइन का स्लोप हो गया, हाँ समझते जाना, और ए इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट। ओके, ए इंटरसेप्ट कौन सी एक्सिस पे होता है? y एक्सिस पे, समझना। अब जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो कोई भी ग्राफ ऐसे ओरिजिन में पास होता है, क्योंकि ओरिजिन पे ही y इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये चीज समझ लो लाइन के लिए। x एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया है, y एक्सिस पे हमने p लिया है, कंपेयर किया तो स्लोप क्या मिलेगा? KH। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह का आएगा, देखो एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन में से पास हो रहा है। सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस versus mole fraction of the gas in the solution, then we should get the plot of type as shown in the figure, which is nothing but straight line। Okay, different gases have a different value of KH। अलग अलग गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है, वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, एंड दिस सजेस्ट दैट KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट। ओके, और ये जो हेनरीज लॉ है या हेनरी का जो कांस्टेंट है वो एक्चुअली नेचर ऑफ सब्सटेंस पे तो डिपेंडेबल है ही है, साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंडेबल। अलग अलग गैसेस के लिए KH का वैल्यू अलग अलग होता है, और एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे भी KH का वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। सो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट द गिवन प्रेशर, लोअर द सॉल्युबिलिटी। क्या होता है? देखो P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, एक्स रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी। मानो कि प्रेशर हमने फिक्स कर लिया 100, और जस्ट फॉर एग्जाम्पल KH का वैल्यू है 20 और सॉल्युबिलिटी का बनेगा 5। ओके, हो नहीं सकता, मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक मोल फ्रैक्शन में है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं KH का वैल्यू और बढ़ा देता हूं, मैंने मान लो कि 50 ले लिया, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर तो सेम ही रखना है 100, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2।
मतलब कि मेरा मीनिंग था इस चीज को समझाना कि अगर आप KH का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो आप देख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, कुछ कुछ गैसेस के लिए आपको यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग भी हेनरीज कांस्टेंट दिए गए हैं, जिसकी वैल्यू आपको बिल्कुल रेडी नहीं करनी है, लिव इट। बट यू कैन सी कि देखो जैसे गैस चेंज हो जाता है सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर है लेकिन KH का वैल्यू चेंज हो गया। और ऐसा भी आपको दिखने मिलेगा कि सेम गैस है O2O2 लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है, तो आपका KH का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। मतलब कि हेनरीज कांस्टेंट टोटली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, नेचर ऑफ गैस एंड नंबर 2 टेम्परेचर। Henry's law find a several application. This is all about Henry's law. Now, what is the application of Henry's law? So, in an industry as well as some biological phenomena. तो पहला, to increase the solubility of CO2 gas in a soft drinks and soda water. हेनरीज लो का बेस्ट एग्जांपल है सोडा वाटर। अगर आप सोडा पीने गए हो ना तो वो सोडा वाटर वाला क्या करेगा, एक कांच की बोतल में पानी लेगा और फिर उसको वो एक मशीन में डालेगा, फिर हैंडल से पकड़ेगा और फिर जब जैसे वो प्रेस करेगा आवाज आएगी, है ना, गैस जैसे इंसर्ट होता है, वो गैस वाटर के अंदर इंसर्ट हो गया। वो हाई प्रेशराइज गैस होता है, इसलिए वो नीचे से जो उसका हैंडल होता है ना उससे बहुत ही फिट कर देता है बॉटल को। ऐसा हाथ से प्रेशर ऐड नहीं करता, हाथ से CO2 गैस नहीं ऐड करता। बात समझ रहे हो? आप जो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हो उसके अंदर भी CO2 गैस होता है, तो जैसे आप नॉब ओपन करते हो आपको पता चलेगा कि यार अंदर प्रेशराइज गैस है, कैसे आवाज आती है। समझ में आया? तो ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा सोल्युबिलिटी, इसीलिए गैस को लिक्विड के अंदर सोल्यूबल करना है तो हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। द बॉटल इज सील्ड अंडर द विच प्रेशर, हाई प्रेशर। Scuba diver. Scuba divers must cope with the high concentration of dissolved gases while breathing the air at a high pressure under the water. आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे वाटर में नीचे जाते हो, सरफेस पे नीचे जाते हो, वाटर सरफेस से नीचे जाते हो, वैसे प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और प्रेशर बढ़ने लगता है इसीलिए ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसलिए अगर हमें इंजेक्ट करना है ना वो गैसेस, हाई प्रेशराइज गैस आना चाहिए तभी अंदर चला जाएगा। तो क्यूबा डाइवर मस्ट कॉप विद द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ता है डिसॉल्व गैस का। ओके, क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें जो ब्रेथ करना होता है, क्यूबा डाइवर को जो ब्रीथिंग एक्टिविटी करनी होती है वो अंडर द प्रेशर होती है, वाटर का प्रेशर लग जाता है उसके ऊपर। इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमोस्फियर गैसेस इन अ ब्लड। अब वो जब वाटर सरफेस के, देखो ये नॉर्मल सरफेस पे ब्लड प्रेशर होता है और एक वाटर के अंदर यहाँ पे ब्लड प्रेशर होता है, तो इतने हाइट वाला रो जी एच जितना प्रेशर बढ़ जाता है। कौन सा प्रेशर बढ़ जाता है? रो जी एच। तो ए प्रेशर बढ़ गया है, उसकी वजह से उसके अंदर जल्दी से, ब्लड के अंदर जल्दी से गैस जो है वो डिसॉल्व होने लगते हैं। When the divers come towards the surface, but जैसे जैसे डाइवर्स ऊपर आ रहा है हाइट कम हो रही है तो प्रेशर भी कम हो रहा है, एंड द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, एंड सो उसने जो गैस अब्जॉर्ब कर दिया था जब वो नीचे जा रहा था तो काफी सारा एटमोस्फेरिक गैस उसके ब्लड के अंदर डिजोल्व हो गया था क्योंकि प्रेशर ज्यादा था। अब जैसे 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 वो ऊपर आ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, तो उसके अंदर जो डिजोल्व हुआ गैस है वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है ना, अनडिजोल्व फॉर्म में आ रहा है। गॉट इट? एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। अगर वो जल्दी से सडनली अगर ऐसा चेंज हुआ तो वो लिक्विड, ब्लड हमारा लिक्विड है और लिक्विड के अंदर से गैस निकलेगा तो बबल फॉर्म होता है, यस और नो? तो वो बबल फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा? बबल, और बबल ऑफ नाइट्रोजन, खास करके नाइट्रोजन का इन द ब्लड। एंड अगर ऐसे ऐसे बबल्स जो है वो हमारे कैपिलरीज के अंदर जो फॉर्म हो गए तो वो हमारी कैपिलरीज को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन विच इज नोन एज बैंड्स। काफी बार पूछा जाता है 2 मार्क्स में बैंड्स के बारे में। सो विच इज पेनफुल एंड डेंजरस टू अ लाइफ, जो काफी पेनफुल भी है और डेंजरस भी है लाइफ के लिए। आप जस्ट इमेजिन करके सोचो कि जो हमारी कैपिलरीज है वो कैपिलरीज के अंदर मानो कि अगर कोई ब्लॉक हो जाता है, कोई बबल्स आ जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो कैसा होता है ना? यू नो दैट जनरली हमें जब कोई सामान लेने भेजा जाता है और हम ऐसे उंगली पे उसको पकड़ के लेके आते हैं ना बैग को, तो उस वक्त यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो ब्लैक कलर का दिखने मिलेगा, एक जगह पे ज्यादा और ऊपर नहीं जा सकता, तो हमें कैसा पेन होता है, दैट टाइप ऑफ पेन इज दैट। इसीलिए वो जो क्यूबा डाइवर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हाई कॉन्सेंट्रेटेड गैस भरा हुआ होता है। गॉट इट?
To avoid this bend as well as toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tank used by the scuba divers filled with the air, dilute with the aluminum. Air लिया जाता है लेकिन एयर के साथ हीलियम एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, दैट इज डाइल्यूट वन, डाइल्यूट कर दिया जाता है एयर को, जिसमें कंपोजिशन होता है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। तो ये परसेंटेज भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। एट दिस हाई एल्टीट्यूड, अब उल्टा, ये हमने लोअर की बात की, अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें, ओके, एट a high altitude partial pressure of oxygen gas is less than that of the ground level। जैसे 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 ऊपर जाते हो जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है, किसके लेवल से, ग्राउंड लेवल से, एंड दिस लीड टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का लो कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। जैसे जैसे हाइट पे जाते हो ना वैसे पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम होता जाता है। ग्राउंड लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो ऑक्सीजन कम होता जाता है, पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है, and this leads to a less concentration of oxygen in blood and tissue of the people living at the high altitudes and climbers। एक तो जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं या हाई एल्टीट्यूड पे, काफी सारे हमारे इंडिया में माउंटेनियस रीजन है जो बहुत ही हाइट पे है, तो वहां पे जो लोग रहते हैं उनके ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, ओके, एंड लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस अ क्लाइंबर्स टू बिकम अ वीक। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दूर सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे टाउन में पावागढ़ माउंटेन है तो हमने उसको क्लाइंब भी किया होगा, है ना, सीढ़ी से, रॉपवे से नहीं। तो अगर हम सीढ़ी से गए तो आपको समझ में आएगा कि इनिशियली वी कैन पुश अवर सेल्फ, जल्दी से हम काफी सारी सीढ़ी एक साथ क्लाइंब कर जाते हैं, लेकिन जैसे 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 अप चले जाते हैं थकान उतनी ही ज्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जैसे 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 अप लेवल पे जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होता जाता है, एंड दैट्स वाई हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम मिलता है, ओके, एंड बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। अगर माइंड को कम ऑक्सीजन मिलता है तो हम सही से सोच नहीं पाते, इसलिए तो प्राणायाम में बताया जाता है, पता है ना, ब्रीथिंग वाला प्राणायाम है ना, वो करना चाहिए और स्टूडेंट्स लाइफ में तो खास करना चाहिए ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे और थिंकिंग पावर बढ़े। जब आपको एक सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाएगा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो माइंड की जो एक्टिविटी है वो फटाफट से चार्ज हो जाएगी, ओके। एंड सिम्टम्स ऑफ कंडीशन नॉन एज एनोक्सिया, अगर कम ऑक्सीजन मिलता है, माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता है, हम सोच नहीं पाते अच्छे से, तो उस सिम्टम उसको हम बोलते हैं एनोक्सिया बीमारी, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू द विच लॉ, हेनरीज लॉ। अप टू नाउ किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, बाकी मैंने आज हेनरीज लॉ कंप्लीट किया है ना। कल हम राउल्ट्स लॉ से आगे बढ़ेंगे, आज मैं यहां तक ही रखने वाला हूं, कल हम राउल्ट्स लॉ से आगे बढ़ेंगे। तो हैव यू एनी डाउट और एनी क्वेरी, प्लीज टेल मी, है ना, जल्दी से बता सकते हो। अब आपकी कमेंट्स मुझे दिख रही है, गुड। ओके, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है, गॉट इट, जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो लोग इस बार 12th की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वापस एक बार डेट आ चुकी है, लेकिन अच्छा है मंथ का टाइम है आपके पास, मंथ से भी ज़्यादा बहुत कुछ कवर हो सकता है, प्लीज़ लगे रहो। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।